नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमएल गुरु नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आज हम लेकर आए हैं। सिर्फ एक ही कक्षा में संपूर्ण हिंदी व्याकरण, वो भी आपको ट्रिक के साथ बताई जाएगी। एक ही बार में याद होंगे। आपको आज के इस वीडियो में हम बताएंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक और पत्र लेखन से संबंधित सभी टॉपिक। आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। याद करने का इसमें सबसे आसान तरीका है। आपके लिए ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप सीटेट, रीट, पटवारी, आरएएस, केवीएस, डी, एसएसबी, एमटी, टेट, फर्स्ट ग्रेड या क्लास 8, 9, 10 की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में इस घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और यदि आपने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संधि से। संधि किसे कहेंगे? कई एग्जामों में इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है, तो ये आप परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं। संधि संधि की परिभाषा है, दो वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो इसमें दो वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम एक एक संधि को देखते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहेंगे? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके उदाहरण। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। हिम प्लस आलय तो हिमालय, ए धन आ तो इसे होगा हिमालय। भावार्थ की जो संधि होगी वो होगी भाव प्लस अर्थ, यानी कि ए धन ए, इससे होगा आ, यानी कि ये दो आपस में स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम स्वर संधि कहेंगे। अब बात करते हैं स्वर संधि के प्रकारों की। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, वर्धी स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयद्धि स्वर संधि। सबसे पहले हम देखते हैं दीर्घ स्वर संधि को। दीर्घ स्वर संधि है, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे ही हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे ए धन ए बराबर आ, ए धन आ बराबर आ, ई धन ई बराबर बड़ा ई धन बड़ा ई तो बराबर बड़ा ई, ऊ धन ऊ तो बड़ा ऊ। तो इसमें समान दो स्वर मिलकर बड़े स्वर का निर्माण करते हैं, तो इसे ही हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसकी कुछ ट्रिक है याद करने की, वो आप ध्यान में रखिए। इस ट्रिक से आप इस स्वर संधि की पहचान कर सकते हैं। जैसे जब दो शब्दों के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो आए तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि ही होती है। जैसे उदाहरण है कुछ, रस धन आइन तो ऐप धन आ तो बराबर आ, तो रसायन हो जाएगा। पर प्लस अधीन तो ऐप धन ए आ हो जाएगा प्राधीन। हरी प्लस ईस तो ई धन ई तो इसका भी बड़ा ई हो जाएगा हरीश। इस प्रकार से योगी प्लस ईश्वर तो बड़ा ई धन बड़ा ई तो इससे बड़ा ई हो जाएगा योगी स्वर। नेक्स्ट वधु प्लस उत्सव तो इसमें होगा ऊ प्लस ऊ तो इसमें हो जाएगा बड़ा ऊ वधु उत्सव। तो इस प्रकार से स्वर संधि हमने देखी है। स्वर संधि की ट्रिक भी आपको पता होनी चाहिए। जब दो शब्दों के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आए तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि ही होती है। नेक्स्ट बात करते हैं गुण स्वर संधि की। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, जब किसी शब्द के बीच में बड़ा ए, ओ और अंतिम वर्ण में रे की मात्रा आए वहाँ गुण स्वर संधि होगी। जैसे ए धन ई, आ धन ई, ए धन ई या आधन बड़ा ई तो इसका ए हो जाएगा, यानी कि छोटा ए आएगा। ए धन ऊ, आधन ऊ, ए धन ऊ, आधन ऊ तो इससे ओ हो जाएगा। तो इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिसे आपको काफ़ी समझ में आ जाए। उदाहरण है इसके, देव प्लस इंद्र तो इसमें ए धन ई है तो इसका छोटा ए हो जाएगा, तो देवेंद्र इसका संधि हो जाएगी। रमेश की जो संधि होगी रमा प्लस ईस तो इसमें आ धन बड़ा ई तो इसका भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं महा प्लस उत्सव
तो महोत्सव की जो संधि होगी वो होगी महा प्लस उत्सव, तो इसमें आ धन उ, तो इसका ओ हो जाएगा। देव प्लस ऋषि, तो देव ऋषि की जो संधि है वो देव प्लस ऋषि होती है, इसमें ए प्लस री, तो इसका अर हो जाएगा। नेक्स्ट है महर्षि महाधन ऋषि, तो इसका भी आ धन री, तो इसका हो जाएगा अर। तो इस प्रकार से हमने देखा गुण स्वर संधि को। तो हमने दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि को देख लिया। अब नेक्स्ट संधि की बात करते हैं, वर्धी स्वर संधि। जब किसी शब्द में ओ, बड़ा ओ और बड़ी ए की मात्रा आए तो वहाँ वर्धी स्वर संधि होगी। जैसे ए धन ए, आ धन ए धन बड़ा ए, आ धन बड़ा ए, तो इससे बड़ा ए हो जाएगा। ए धन ओ, आ धन ओ, ए धन ओ या ए धन ओ, तो इससे बड़ा ओ हो जाएगा। जिस शब्द में बड़ा ओ बड़ी ए की मात्रा आए वहाँ वर्धी संधि होगी। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक एक, तो इसमें जो बड़ा ए आएगा तो इसमें ए धन, इसकी जो संधि होगी वो होगी एक प्लस एक, यानी कि ए धन ए, तो इसका बड़ा ए हो जाएगा। सदा प्लस एव, तो सदैव, इसमें आधन ए, तो इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं महोज। महोज की जो संधि होगी महाधन ओज, तो इसमें ए धन ओ, तो इसका बड़ा ओ हो जाएगा। महोस्ति, महोस्ति में होगी इसकी जो संधि होगी महाधन ओस्ति, तो इसमें आ धन ओ, तो इसका बड़ा ओ हो जाएगा। नेक्स्ट संधि की बात करते हैं यण स्वर संधि। जब किसी शब्द में आधा अक्षर आए और उसके पीछे वह ये, छोटा ऊ, छोटी ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा आए तो वहाँ पर यण स्वर संधि होगी। इसके कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं इसको। ई या ई के बाद में अगर असमान स्वर आए तो उसका ये हो जाएगा। ऊ या ऊ के बाद में असमान स्वर आए तो उसका वह हो जाएगा। री के बाद में असमान स्वर आए तो उसका र हो जाएगा। कुछ उदाहरण से देखते हैं। न्यून, न्यून की जो संधि होगी वो नी धन ऊन होगी, इसमें ए धन ऊ हो जाएगा, तो इसमें यू हो जाएगा इसका। देव प्लस आले, देवालय की संधि होगी। तो आप इस संधि की पहचान इस तरह से कर सकते हैं। जब किसी शब्द में आधा अक्षर आए और उसके पीछे वह ये और छोटी ऊ बड़े ऊ की मात्रा आए तो वहाँ पर यण संधि होगी। जैसे आप देख सकते हो उदाहरण में, जैसे यू के पहले आधा न आ गया, या के पहले आधा वह आ गया, वा के पहले आधा स आ गया, वह के पहले आधा ध आ गया। इस प्रकार से अगर कोई शब्द आए और उसके बाद में वह यह यू छोटी मात्रा या बड़ी मात्रा आए तो वहाँ यण स्वर संधि होगी। नेक्स्ट संधि की बात करते हैं अयादि स्वर संधि। यदि छोटा ए या बड़ा ए, छोटा ओ या बड़ा ओ के बाद में भिन्न स्वर आए तो वहाँ क्रमशः ऐ, आय, अव, आव हो जाता है। जैसे छोटे ए के बाद में भिन्न स्वर आए तो उसका ऐ हो जाएगा, बड़े ए के बाद में भिन्न स्वर आए तो उसका आय हो जाएगा, छोटे ओ के बाद में अगर भिन्न स्वर आए तो उसका अ हो जाएगा, बड़े ओ के बाद में अगर भिन्न स्वर आए तो उसका आ हो जाएगा। कुछ उदाहरण देखते हैं। ट्रिक है, इस संधि को याद करने की सबसे बेस्ट ट्रिक है, जिस शब्द में यह मात्रा न आए, यानी कि छोटी ए, बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ए, ये मात्रा अगर जिस शब्द में न आए या ये मात्रा आप जिस शब्द में नहीं देखोगे वहाँ पर अयादि संधि होगी। जैसे ने धन एन, तो इसमें नयन, तो इसमें इस प्रकार की कोई भी मात्रा नहीं है। तो ऐसे शब्द जिनमें ये मात्राएं नहीं हो वहाँ पर अयादि संधि, अयादि स्वर संधि आएगी। इससे भी बेस्ट ट्रिक है अयादि संधि को याद करने की। अयादि संधि में लगभग वही शब्द आते हैं जो 3 अक्षरों से बने हुए होते हैं, जैसे पावन, हवन, नयन, ऐसे शब्द आते हैं। तो हमने देखा स्वर संधि को। नेक्स्ट संधि है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक धन ईस,
वागीश, सतजन जन तो सजन। व्यंजन संधि को पहचानने की जो ट्रिक है वो इस प्रकार से है। इन ट्रिकों को जरूर याद करें ताकि आपको व्यंजन संधि समझने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत न हो और व्यंजन संधि से जितने भी आपके प्रश्न आएंगे वो आपका एक भी गलत न हो। तो सबसे पहले इस तरह की जो मात्राएं आई किसी भी शब्द में तो इस मात्रा का इस बिंदी का में बदल दिया जाता है। जैसे कि संक्षेप, तो ये मात्रा ये बिंदी आई इसका मैं हो जाता तो इसकी जो संधि होगी सम प्लस शेप। संहिता सम प्लस हिता। तो इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग को हम क में बदल देंगे। जैसे ग है तो उसको क में बदल दिया जाएगा। जैसे दिग्गज तो इसको दिग, तो इसको ग को क में चेंज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है वागीश, तो इस ग को क में बदल दिया जाएगा वाक धन ईस। दिगंबर की जो संधि होगी दिग प्लस अंबर, तो इसमें जो ग है उसको क में परिवर्तित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है अगर शब्द में ये दिए हुए हो आधा ने, आधा दे, आधा चे, आधा ले, आधा चे, तो उसको हम त में बदल देंगे। जैसे उदाहरण है उन्नति, तो आधा न है तो इसको त में बदल दिया जाएगा उत धन नति। इसी प्रकार उद्भव, उद्भव, तो इसमें जो द है आधा उसको त में बदल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी संधि हम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो। और दोस्तों आपको बता दें कि ये जो आपको एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं ये बार बार आपकी अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ही एग्जाम्पल है। तो आप इन एग्जाम्पलों को भी ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट नियम है ज को हम च में बदल देंगे। जैसे कि उदाहरण देख सकते हैं आज़ादी, तो इसकी जो संधि होगी अच धन आदि, तो इस ज को हम च में बदल देंगे। नेक्स्ट है अड़ को ट में बदला जाना। अड़ है उसको हम ट में बदल देंगे। तो जैसे सड़ानंद है तो इस अड़ को ट में बदल देंगे, सट प्लस आनंद इसकी संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है स, किसी शब्द में अगर स हो तो उसको ईस में बदल देंगे। तो जैसे देवेश, देवेश में ये जो स है वो ईस हो जाएगा, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा देव धन ईस हो जाएगा। नेक्स्ट है च है उसको च छ को जोड़ना या हटाना। जहाँ च दिया हुआ हो तो उसमें च छ जोड़ देंगे, अगर च छ दिया हो तो उसकी जो संधि करेंगे तो उसमें च हटा देंगे। जैसे सवधन छंद, तो इसमें च है वो हट गया तो इसमें यहाँ च जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस शब्द को च की जगह अपन छ को जोड़ेंगे या हटाएंगे। नेक्स्ट है सैक, सक और सक आए तो स और स को हम हटा देंगे। यानी कि जिस शब्द में भी अगर ये शब्द हो तो इसमें हम इस शब्द को हटा देंगे। जैसे संस्कार, तो इसमें जो स है उसको हम हटा देंगे तो इसका हो जाएगा समतनकार। परिष्कृति, तो परिधन करती, तो इस प्रकार से इसकी संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है सठ, सठ को हम सत में बदल देंगे। जैसे निष्ठा धन, तो निष्ठा की जो संधि होगी नि स्था, नि स्था, निधन स्था, तो इस सट को हम स्थ में बदल देंगे। नेक्स्ट है प्रतिष्ठा, तो प्रतिधन स्था, तो इस प्रकार से इसकी संधि की जाएगी। नेक्स्ट नियम है इसका श को हम श में बदल देंगे। जैसे कि निषेध, तो इस श को हम स में बदल देंगे। जैसे निधन सेध, इसी प्रकार विषम, तो विष धन सम, तो इस प्रकार से इसकी संधि की जाएगी। नेक्स्ट है विसर्ग संधि। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों यह है किसी भी एग्ज़ाम, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। उस एग्ज़ाम में अगर आपके हिंदी से प्रश्न आ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। नेक्स्ट है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि इसकी जो याद करने की जो ट्रिक है वो है स्वर, स्वर के बाद में अगर विसर्ग के बाद में अगर स्वर या व्यंजन आए तो जो परिवर्तन होता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं।
इसके कुछ एग्जाम्पल है जो इस प्रकार से, मन प्लस धन बल, तो मनोबल हो गया। इस विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो आपने देखा कि इस विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन आए और उससे किसी शब्द में अगर परिवर्तन होता है, उस विसर्ग में जो परिवर्तन होता है तो उसे ही हम विसर्ग संधि कहेंगे। नेक्स्ट है, इसके कुछ नियम है विसर्ग संधि को याद करने के, वो आप जरूर याद करें ताकि आपको विसर्ग संधि से संबंधित किसी भी प्रकार से कोई परेशानी न हो और आपका कोई भी प्रश्न गलत न हो। पहला नियम है, विसर्ग के पहले यदि अ और बाद में भी अ अथवा वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा ये र ल व हो तो इस विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो, विसर्ग के बाद, विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद में अ तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या ये र ल व हो तो इस जो विसर्ग है इस विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसे आपको और अधिक समझ में आए। जैसे मन धन अनुकूल, तो मनोकूल की जो संधि होगी वो है मन धन अनुकूल। तो इसमें आपने देखा कि इस विसर्ग के पहले अ है, इसके बाद में भी अ है, तो इस विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मन धन मन धन बल, तो इस विसर्ग का ओ हो जाता है क्योंकि इस विसर्ग के पहले अ है, बाद में ब है। तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण है तो इस विसर्ग का ओ हो जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नियम है, विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो, वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा ये र ल व में से कोई हो तो विसर्ग का ये का जो र हो जाता है। तो आपने देखा कि ये जो दूसरा नियम है वो पहले से ही मिलता जुलता है। पहले नियम में आपने देखा कि विसर्ग के पहले अ या आ और उसके बाद में स्वर या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर ये र ल व हो तो उस विसर्ग का ओ हो जाता है। यहाँ विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और उसके बाद में वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण या ये र ल व है तो उस विसर्ग का र हो जाता है। जैसे इसको इस प्रकार से समझते, अ या आ को छोड़कर स्वर हो विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद में स्वर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या ये र ल व है तो इस विसर्ग का र हो जाता है। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण इस प्रकार से है, निराहार की जो संधि होगी वो निधन आहार होगी। तो आपने देखा इस विसर्ग के पहले ई स्वर आया है, यानी कि ई धन आहार। तो आपने देखा ई यानी कि विसर्ग के पहले ई स्वर आया है और उसके बाद में आ स्वर आया है तो इसका जो विसर्ग है इसका र हो जाता है। तो निराहार इसका होगा, इसका जो शब्द बनेगा वो निराहार बनेगा। निर्धन, तो आप देख सकते हो निर्धन की जो संधि है वो निर्धन धन होगा, यानी कि निर्धन धन। और निराशा की जो संधि होगी निधन आशा, इसकी संधि होगी। तो आपने देखा दूसरा नियम। तीसरा नियम है, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। तो आपने देखा कि स्वर विसर्ग के पहले स्वर हो उसके बाद में च छ स है तो इस विसर्ग का श हो जाता है। जैसे दो प्लस शासन, तो आपने देखा इस विसर्ग के पहले स्वर है और बाद में स है तो इसका जो विसर्ग है इसका श हो जाता है। तो इसकी जो शब्द बनेगा वो होगा दुशासन। निधन छल, तो निश्छल इसका शब्द बनेगा। चौथा नियम है इसका, विसर्ग के बाद यदि तय या सह तो विसर्ग का श बन जाता है। तो इस विसर्ग के पहले इस विसर्ग के बाद में अगर तय या सह है तो इस शब्दों का इस विसर्ग का
श हो जाता है। तो आप उदाहरण देख सकते हैं, दु प्लस शासन, तो इस विसर्ग का श हो जाता है, तो दुसाहस हो जाएगा। नमस्ते, तो इसका जो विसर्ग है इस विसर्ग का श हो जाता है, तो इसका शब्द बनेगा नमस्ते। नेक्स्ट है, विसर्ग से पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि विसर्ग के पहले ई उ है, उसके बाद में क ख ट ठ प फ है, तो इस विसर्ग का श हो जाता है। जैसे उदाहरण है, नी धन कलंक, तो इस विसर्ग के पहले ई है और इसके बाद में क है, तो इस विसर्ग का श हो जाता है। चतुष्पाद, चतुर्धन पाद, तो चतुष्पाद हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नियम की बात करें तो नियम नंबर 6 है, यदि ई उ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद र आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है और ई का बड़े ई में तथा उ का बड़े उ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप इस तरह समझ सकते हो इसको, जैसे ई या उ विसर्ग से पहले आए, विसर्ग के बाद में अगर र आए तो इस विसर्ग का लोप हो जाता है और ई का बड़ा ई हो जाता है और उ का बड़ा उ हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो इस एग्जाम्पल के माध्यम से, विसर्ग के पहले नी है, इसके बाद में रोग, तो निरोग होगा। तो इसमें ई है छोटा विसर्ग से पहले और इसके बाद में र है, तो इस विसर्ग का लोप हो जाता है और इस ई का बड़े ई में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है, निधन रस, तो नीरस बनेगा इसका शब्द। नेक्स्ट नियम की ओर बढ़ते हैं। नियम नंबर 7, विसर्ग के पहले ए हो और बाद में क ख अथवा प फ हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तित नहीं होगा। अर्थात विसर्ग के पहले ए आए और उसके बाद में क ख अथवा प फ होने पर विसर्ग में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तित नहीं होगा। जैसे अंतःकरण, तो इसमें अंतःधन करण, तो इसमें विसर्ग के पहले ए आया है, इसके बाद में क शब्द आई, तो इस विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो इसका जो शब्द बनेगा वो होगा अंतःकरण। तो आई होप दोस्तों आपको संधि समझ में आई है। संधि के समस्त प्रकार हमने देखे हैं और दोस्तों इस संधि में ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों यह वीडियो ज़रूर देखे जाए एग्ज़ाम से पहले, यानी यह वीडियो एक तरह से आपका रिवीजन वीडियो भी कह सकते हो इसको, क्योंकि इन जो सब चैप्टर हमने लिए हैं इस वीडियो में, उस चैप्टरों से आपके अधिकतर प्रश्न आपके हिंदी में पूछे जाते हैं। हिंदी ग्रामर, जिस प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी ग्रामर का सिलेबस है, उस सिलेबस में अगर हिंदी ग्रामर है तो आपके इन टॉपिकों में से अधिकतर प्रश्न उस हिंदी ग्रामर में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है समास। तो सबसे पहले समास की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। अब हम बात करते हैं समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अवयवी समास, अविर्भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, दिक्कु समास और बहुव्रीहि समास। अब हम एक एक समास को देखते हैं। सबसे पहले अविर्भाव समास। हम देखते हैं सबसे पहले अविर्भाव समास। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अविर्भाव समास कहते हैं। दूसरी इसकी पहचान है, इसका प्रथम पद प्रधान होता है और उत्तर पद है वो अप्रधान होता है। तो आप देख सकते हो कि जिस समास का प्रथम पद प्रधान है वह अविर्भाव समास कहलाता है और जो समास उपसर्ग से बना है वो अविर्भाव समास कहलाता है। जैसे यथा, आ, भर, अनु, निर, प्र,
प्रति, ये उपसर्ग लगे हुए होते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। यथासंभव, तो आपने देखा कि यथा उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसका जो विग्रह करने पर यथा धन संभव, तो जैसा संभव हो। नेक्स्ट है आजन्म, आ उपसर्ग लगा हुआ है प्लस धन जन्म, तो इसमें जन्म से लेकर, तो आप देख सकते हो इस प्रकार से ये अव्ययभाव उपसर्ग के अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। प्रतिदिन, प्रति धन दिन, तो प्रति उपसर्ग लगा हुआ है तो प्रत्येक दिन, तो इसका अनुरूप, तो अनु उपसर्ग लगा हुआ है रूप, तो रूप के योग्य। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास आप देख सकते हो, तत्पुरुष समास किसे कहेंगे? समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा वह समास है जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, तो वह तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट है, अब तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। कर्मधारय एवं दिग्गु समास भी इसी के भाग माने जाते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कारक कौन से तत्पुरुष का कौन सा कारक होता है। कर्म तत्पुरुष समास में का विभक्ति होती है। करण तत्पुरुष से विभक्ति, जैसे कर्म तत्पुरुष है उसमें यश प्राप्त, तो इसका विग्रह करने पर यश को प्राप्त, तो इसमें को विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे गगन चुंबी, तो गगन को चूमने वाला, तो इसमें को विभक्ति होती है। नेक्स्ट है करण तत्पुरुष, तो करण तत्पुरुष किसे कहेंगे? जिसमें से विभक्ति होती है। जैसे हस्तलिखित, हस्त से लिखित, तो इसमें करण तत्पुरुष होगा। भूख मरा, तो भूख से मरा, तो इसमें से विभक्ति होती है। मन चाह, मन से चाह। भावपूर्ण, भाव से पूर्ण। नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष, तो संप्रदान तत्पुरुष की पहचान किससे होती है? इसमें के लिए विभक्ति होती है, तो इसकी जो विभक्ति है वो है के लिए। तो आप देख सकते हो गौशाला, गो के लिए शाला, तो इसमें के लिए। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो ये एग्जाम्पल है वो संप्रदान तत्पुरुष के है। नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में से अलग होने के अर्थ में अपादान तत्पुरुष का प्रयोग होता है। जैसे ऋण मुक्ति, ऋण से मुक्ति, तो इसमें ऋण से अलग होता है, यानी कि ऋण से मुक्ति होती है। धनहीन, धन से हीन, यानी कि वह धन से अलग हो जाता है। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, यानी कि वह अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है, अलग हो जाता है। भयभीत, भय से भीत, तो अलग होने के अर्थ में अपादान तत्पुरुष का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष, जिसमें का, के, की आए। जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर, तो इसमें का विभक्ति होती है। राजपुत्र, राज का, राजा का पुत्र। गंगाजल, गंगा का जल, तो ये संबंध तत्पुरुष होंगे। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष, में, पे, पर, ये विभक्ति जिस तत्पुरुष में आती है वो अधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। जैसे पेट, दर्द, पेट में दर्द। दानवीर, दान में वीर। आप बीती, आप पर बीती। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहेंगे? जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें इसकी पहचान है दूसरे पद की तुलना, यानी कि इसमें दूसरे पद की तुलना की जाती है, या विग्रह के समय है जो के समान ये शब्द आए तो वहाँ कर्मधारय समास होगा। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल है। महाराजा, तो महान है जो राजा, तो इसमें है जो शब्द आए या के समान शब्द आए तो वह कर्मधारय समास होगा। जैसे अधमरा, आधा है जो मरा, तो है जो। कमल, नयन, कमल के समान, के तो के समान शब्द आता है इसमें। नील कमल, नीला है जो, कमल है जो, तो ये शब्द आए विग्रह करने पर तो वह कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यदि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर और या एवं आए तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। तो अपन इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे योजक चिन्ह लगा हुआ है नदी, नाले, तो नदी नालों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ और ऐसे योजक चिन्ह जिस समास में आए तो उसे द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे नदी और नाले, तो इसका विग्रह करने पर नदी और या यथा, अथा, एवं आदि शब्द आए तो वह द्वंद्व समास होगा।
तो आपने देखा द्वंद्व समास किसे कहेंगे। द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण है, जैसे धर्माधर्म, तो धर्म और अधर्म। दिग्गु समास, जिस समास में प्रथम पद संज्ञावाचक हो या समूह का पता चले उसे दिग्गु समास कहते हैं। जैसे दोपहर, दो पहरों का समूह है। तिरंगा, तीन रंगों का समूह है। त्रिकोण, तीन कोणों का समूह है। तो दिग्गु समास है, उसमें प्रथम पद संज्ञावाचक होता है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस समास का प्रथम पद है वो संज्ञावाचक होता है, तो वह है दिग्गु समास। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहेंगे, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो ऐसा समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। या दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बात करें हम बहुव्रीहि समास, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, बहुव्रीहि समास है उसमें कोई भी पद है वो प्रधान नहीं होता है। वहीं आपको बता दें कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इसमें इशारा करते हैं या संकेत करते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। इसको पहचानने की सबसे शानदार ट्रिक आपको बता दें, इस समास में देवी देवताओं के नाम ज़्यादातर होते हैं। जैसे कि लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश। दशानन, 10 है आनंद जिसके, रावण। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, वह है विष्णु। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, शिव। तो आपने देखा दोस्तों, बहुव्रीहि समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और वह तीसरे पद की, दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। दोस्तों आपको एक इम्पोर्टेंट नोट को ध्यान रखना है। आपको बता दें, जब किसी भी प्रश्न के ऑप्शन में दिग्गु, क्रमधारी और बहुव्रीहि समास तीनों दे रखा है तो हम ऐसी दशा में बहुव्रीहि समास को सही उत्तर मानेंगे। तो दोस्तों अगर आपके प्रश्न में तीनों ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको सबसे पहले बहुव्रीहि समास को ही सही मानना है। तो आई होप कि आपको समास समझ में आ गया है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं, परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले, वे शब्द या शब्दांश जो किसी अन्य शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर या उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। यानी कि वे शब्द होते हैं या वे शब्दांश होते हैं जो किसी अन्य शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उस शब्द या शब्दांश का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि उप, इसका जो संधि विच्छेद करें तो उप यानी पहले और सर्ग यानी जुड़ना। तो जो पहले शब्द, किसी शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्दों या शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, ज्ञान के पहले अ उपसर्ग जुड़ने से उस अज्ञान शब्द बनता है। इसी प्रकार काल के पहले अ उपसर्ग जुड़ने से अकाल बन जाता है। कुछ उपसर्ग हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन उपसर्ग से जो निर्मित हुए जो शब्द है वो किस प्रकार से बने हैं, यानी कि जो आपके सामने उपसर्ग दे रखे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे निर्मित शब्द है वो आपके इस वीडियो में दे रखे हैं, आपको बताया जा रहा है। ये ऐसे उपसर्ग हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे परि उपसर्ग से निर्मित जो शब्द है वो इस प्रकार से परिजन, परिक्रमा, परिवर्तन, परिहास। वही बात करें सु उपसर्ग से सुयोग्य, सुकुमार, सुलोचना। तो ये ऐसे शब्द हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इन्हें ध्यान से देखिए। तो आप देख सकते हो निर उपसर्ग से निर्मित जो शब्द है वो इस प्रकार से निर्धन, निरपराध, निर्दयी और निर्भय। उपसर्ग से निर्मित शब्द है उप मुख्यमंत्री, उपसंहार, उपहार, उपकार, उपार्जन। वहीं अभि शब्द की बात करें तो अभि उपसर्ग से निर्मित जो शब्द है वो है अभिज्ञान, अभिमान, अभिशाप, अभिराम। अधि उपसर्ग से निर्मित शब्द है वो है अधिवक्ता, अधिकार, अधिनियम, अधिपति। तो आप देख सकते हो आगे जो उपसर्ग दे रखे हैं उससे निर्मित शब्द है वो आपके सामने दे रखे हैं, आप इन्हें रट ले क्योंकि ऐसे ही शब्द है वो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। प्रति उपसर्ग से जो निर्मित शब्द है वो है प्रतिदिन, प्रतिकूल। प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द आप देख सकते हो प्रबल, प्रवास, प्रभाव, प्रवासी। स उपसर्ग, दुर उपसर्ग, कु उपसर्ग, अध उपसर्ग, अव, स जो आपके सामने दे रखे हैं। ना उपसर्ग से निर्मित शब्द आपके सामने दे रखा है। अप उपसर्ग से कौन कौन से शब्द निर्मित हो सकते हैं, जैसे अपशय, अपमान, अपवाद, अपशब्द।
अनुपसर्ग से कौन से शब्द निर्मित होते हैं ये आपने देखा। तो दोस्तों आई होप कि उपसर्ग आपको समझ में आ गया। उपसर्ग का अर्थ होता है कि जो किसी शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्द या शब्दांश जो उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, तो ऐसे शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, प्रत्यय। प्रत्यय की परिभाषा है वे शब्दांश या शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो बात करें प्रत्यय की, तो प्रत्यय ऐसे शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं, अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो ऐसे शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। कुछ प्रत्यय दिए गए हैं, उनसे निर्मित शब्द आपके सामने दिए गए हैं, तो आप इन्हें याद कर ले, क्योंकि ऐसे ही शब्द आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रत्यय है आई, तो इससे जो निर्मित शब्द है वह इस प्रकार से है, पढ़ाई, लिखाई, बड़ाई, हंसाई। वही बात करें ता प्रत्यय की, तो उदारता, लघुता, कविता, सुंदरता। वही त उपसर्ग से निर्मित जो शब्द है वो इस प्रकार से अपनत्व, घनत्व, महत्व, कवित्व है। तो इस प्रकार से अलग अलग उपसर्ग दे रखे हैं, प्रत्यय दे रखे हैं, प्रत्यय आपके सामने दे रखे हैं, उससे जो निर्मित शब्द है वो आपके सामने दे रखे हैं। तो दोस्तों जैसे कि प्रत्यय है आव, आवा या वा, तो इससे जो निर्मित शब्द है वो इस प्रकार से पहनावा, दिखावा, चढ़ावा, चलावा। वट या आवट, सजावट, बनावट, लिखावट। हट या आहट प्रत्यय से जो निर्मित शब्द है वो इस प्रकार से चिकनाहट, घबराहट, चिल्लाहट, जगमगाहट। तो आप देख सकते हो कि किस प्रत्यय से कौन से शब्द निर्मित होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्रिया। क्रिया की परिभाषा, क्रिया किसे कहेंगे, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का भाव उत्पन्न हो उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि वे शब्द जिससे किसी काम को करने या होने का भाव उत्पन्न होता है तो उसे हम क्रिया कहेंगे। जैसे कि उदाहरण, चलना, जाना, रहना, पूजा करना आदि क्रियाएं हैं, क्योंकि इसे किसी काम के करने या होने का भाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट बात करें, एक इम्पोर्टेंट नोट है, इसको आप ध्यान में रखिए कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो धातु कहा जाता है। क्रिया के प्रकार, तो आपको बता दें क्रम के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सक्रम क्रिया और अक्रम क्रिया। इनसे प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं। वहीं बात करें रचना के आधार पर क्रिया 6 प्रकार की होती है, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्रम के आधार पर क्रिया के प्रकार। सबसे पहले देखते हैं सक्रम क्रिया। सक्रम क्रिया किसे कहेंगे, सक्रम क्रिया उस प्रकार की क्रिया होती है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है, तो वहाँ पर सक्रमक क्रिया होती है। यानी कि जहाँ कर्ता द्वारा किया गया जो कार्य है वो किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है, तो वहाँ सक्रमक क्रिया होती है। इसको पहचानने की ट्रिक इस प्रकार से है, इस ट्रिक को ध्यान में रखें ताकि आपकी क्रिया से संबंधित कोई भी प्रश्न है वो गलत न हो सके। जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और क्रम तीनों उपस्थित हो वहाँ सक्रमक क्रिया होगी। सबसे पहले आपको वाक्य में देखना होगा कि वहाँ कर्ता है, उस वाक्य में कर्ता है, क्रिया है या क्रम है। अगर ये तीनों उस वाक्य में मौजूद है तो वहाँ पर सक्रमक क्रिया होगी। इसको पहचानने की जो दूसरी ट्रिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप अगर किसी वाक्य को चेक करोगे तो आपके सामने अगर इसका उत्तर मिल जाए तो आप मान के चलो वहाँ पर सक्रमक क्रिया ही होगी। तो इसको पहचानने की जो आसान ट्रिक है वो आप इस प्रकार से देख सकते हो कि वाक्य में क्रिया शब्द से पहले आपको क्या, किसे और किसको प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर मिलता है तो वहाँ पर सक्रमक क्रिया होगी। यानी कि आपको सबसे पहले दी गई क्रिया से आपको सबसे पहले उसे प्रश्न करना होगा कि क्या, किसे और किसको। इस तरह से आपको उस क्रिया के साथ प्रश्न करना होगा। अगर उस क्रिया का इस प्रश्न करने से उत्तर प्राप्त हो जाता है तो वहाँ पर सक्रमक क्रिया होगी। जैसे उदाहरण से समझते हैं, सचिन फुटबॉल मैच खेलता है, तो क्या खेलता है, मैच खेलता है, फुटबॉल मैच खेलता है। यहाँ बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, वह साइकिल से स्कूल जाता है, कहाँ जाता है, तो स्कूल जाता है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न करने हैं क्रिया के साथ। तो अगर उस क्रिया का प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो आप मान के चलो वहाँ पर सक्रमक क्रिया ही होगी। बात करें सक्रमक क्रिया के प्रकार। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जिस क्रिया का एक क्रम होता है उसे एक क्रम क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैंने हिंदी पढ़ाया,
नेक्स्ट बात करें द्विक्रमक क्रिया। जिस क्रिया का दो क्रम होता है उसे द्विक्रमक क्रिया कहते हैं। मैं लैपटॉप से वीडियो बनाता हूँ, तो क्या बनाता हूँ? वीडियो। किससे? लैपटॉप से। इसमें दो क्रम होते हैं, तो ऐसी क्रियाओं को द्विक्रमक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट बात करें अकर्मक क्रिया। जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर या क्रम पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़े, तो वहाँ कर्ता द्वारा किया गया काम अर्थात क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो आपने देखा कि अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर नहीं पड़ता है, स्वयं कर्ता पर ही पड़ता है, तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे आप ट्रिक से पहचान सकते हो, जिस वाक्य में कर्ता क्रिया हो किंतु क्रम नहीं हो, आपको सबसे पहले वाक्य को देखना होगा। अगर उस वाक्य में क्रम नहीं है तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। दूसरी ट्रिक है इसको पहचानने की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। वाक्य में क्रिया शब्द से पहले आपको प्रश्न करना होगा कि क्या, किसे और किसको। ये तीन तरह के आपको प्रश्न करने हैं क्रिया के साथ। अगर उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। अगर उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, आपके द्वारा किए गए प्रश्न क्रिया के साथ किए गए प्रश्न का उत्तर अगर नहीं मिलता है, तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। जैसे उदाहरण से समझते हैं, हम चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? इसका कोई उत्तर नहीं मिला। वह बहुत तेज दौड़ता है। क्या दौड़ता है? इसका कोई उत्तर नहीं मिलता। तो ऐसे प्रश्न आपको करने होंगे क्रिया के साथ, क्या, किसको और किसको, किसे। अगर इस तरह से आप प्रश्न करोगे और अगर इसका उत्तर नहीं मिलता है तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। अब हम देखते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर संयुक्त क्रिया। रचना के आधार पर भी कुछ महत्वपूर्ण क्रियाओं को हम देखते हैं, ताकि इससे भी आपके प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आपको बता दिया गया है कि रचना के आधार पर है वो क्रिया है वो 6 प्रकार की होती है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रकार है वो हम आपको बता रहे हैं। संयुक्त क्रिया, जब वाक्यों की एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूरा करती है, वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। जैसे कि सब लोग क्रिया पढ़ रहे हैं, तो इसमें कई लोग मिलकर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाता है, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कि एग्जाम्पल है, मैं अपने मित्र से भी वीडियो बनवाता हूँ। तो यहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, वह अपने मित्रों से कार्य करवाता है, तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला टॉपिक है वाच्य। वाच्य किसे कहेंगे? सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वाच्य क्रिया का वह परिवर्तन है जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है, यानी कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता, कर्म और भाव में से। वाच्य के जो भेद है, वाच्य के भेद है वो इस प्रकार से, वाच्य के 3 भेद है, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। हम एक एक को देखते हैं। कृतवाच्य, जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार बदलती है, तो वहाँ पर कृतवाच्य होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे लड़का जाता है, लड़कियां जाती है, तो यहाँ जाता शब्द है वो लड़का के अनुसार इसका परिवर्तन होता है। जैसे लड़कियां है वो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर जो क्रिया होगी वो भी स्त्रीलिंग आएगी। कृतवाच्य को पहचानने की जो ट्रिक है वो इस प्रकार से, आपको इस नोट को भी ध्यान में रखना होगा कि कृतवाच्य है वो सकर्मक और अक्रम दोनों प्रकार की क्रियाओं में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रमवाच्य। क्रमवाच्य में जिस वाक्य की क्रिया उसके क्रम के अनुसार होती है उसे क्रमवाच्य कहते हैं, यानी कि इसकी जो क्रिया है वो क्रम के अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार नहीं होगी। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, मैंने रोटी खाई, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। इसका भी इम्पोर्टेंट नोट है वो इस प्रकार से, क्रमवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं में होता है, ये अकर्मक क्रियाओं में नहीं होता है। इसको पहचानने की ट्रिक है कि आप कैसे पता करोगे कि यहाँ पर क्रमवाच्य है या कृतवाच्य। तो इसमें है क्रमवाच्य में, इसमें द्वारा या के द्वारा शब्दों का अधिक प्रयोग होता है। सामान्यतः इसमें के द्वारा या द्वारा शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। नेक्स्ट भाववाच्य, जो क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होती है, तो उसे भाववाचक क्रिया कहते हैं। जैसे कि भाववाचक कहते हैं, जैसे नानी से चला नहीं जाता, राम से बेटा भी नहीं जाता। इम्पोर्टेंट नोट है, इसको ध्यान में रखना। भाववाच्य क्रिया के कार्य का मुख्य विषय भाव होता है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में ही होता है, ये सकर्मक क्रियाओं में नहीं होता है। भाववाच्य में से शब्द का प्रयोग सामान्यतः अधिक होता है, भाववाच्य अधिकतर नकारात्मक होते हैं। तो आप एग्जाम्पल से देख सकते हो,
कृतवाच्य से क्रमवाच्य बनाना, यानी कृतवाच्य को क्रमवाच्य किस प्रकार से बनाया जाता है, इसके संबंध में भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसको चेंज करने की जो स्टेप है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले कृतवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलना चाहिए। उसके बाद में से अथवा के द्वारा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझा रहे, कृतवाच्य दिए गए उसको क्रमवाच्य में इस प्रकार से बदल सकते हैं। राम विद्यालय जाता है तो राम द्वारा शब्द का प्रयोग करके विद्यालय जाया जाता है। नेक्स्ट है गरिमा पत्र लिखती है तो गरिमा के द्वारा पत्र लिखा जाता है। लड़के ने पत्र पढ़ा था, लड़के के द्वारा पत्र पढ़ा गया था। तो इस प्रकार से अपन कृतवाच्य से क्रमवाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट है कृतवाच्य को भाववाच्य में बदलना। कृतवाच्य को भाववाच्य में किस प्रकार से बदल सकते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है। सबसे पहले आपको करना होगा, इसमें क्रिया अन्य पुरुष अथवा एकवचन में रखनी चाहिए। से के बिना के साथ शब्द जोड़ना चाहिए। आवश्यकता अनुसार नहीं शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो इन 3 स्टेपों के माध्यम से आप कृतवाच्य को क्रम भाववाच्य में बदल सकते हो। जैसे कि उदाहरण में दे रखा है कि राजू तेज दौड़ता है, तो इसमें राजू से तेज दौड़ा जाता है, तो इसमें से शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं नहीं सोता मुझसे, तो से शब्द आपको जोड़ना होगा, सोया नहीं जाता है। मैं बैठ नहीं सकता, मुझसे बैठा नहीं जाता है। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, सुशीला दिन में नहीं सोती है, सुशीला से दिन में नहीं सोया जाता है। तो आपने देखा कि कृतवाच्य से भाववाच्य और कृतवाच्य से क्रमवाच्य को किस प्रकार से चेंज किया जा सकता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। अगर दोस्तों आपको एक बार नहीं समझ में आई तो इस वीडियो को बार बार देखें, ताकि आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आपका कोई भी प्रश्न है वो गलत न हो। नेक्स्ट है संज्ञा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं संज्ञा। परिभाषा देखते हैं सबसे पहले संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यानी कि संज्ञा किसे कहेंगे, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव का बोध कराने वाले जो शब्द है उन्हीं को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राजू का घर जयपुर में है, तो राजू यहाँ व्यक्ति है और जयपुर है वो स्थान है, तो ये संज्ञा होंगी। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के कुछ प्रकार है वो इस प्रकार से है। 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आपको बता दें कि जातिवाचक संज्ञा में समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञा सम्मिलित है। हम एक एक को देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आगरा, पुस्तक, सीता, यमुना आदि। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, जो संज्ञाएं किसी जाति या समूह का बोध कराती है वे जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती है। नेक्स्ट, जैसे कि इसके एग्जाम्पल है नदी, मनुष्य, पर्वत, लड़की आदि। समूहवाचक, इसके जो प्रकार है वो आपको बता दें कि समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी समूह का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि सेना, कक्षा, टीम आदि। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्दों में किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य जिसे हम नाप तोल सकते हैं, ऐसे पदार्थों को गिन नहीं सकते, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पानी, तेल आदि। भाववाचक संज्ञा की बात करें तो किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि क्रोध, आज्ञा, सुंदरता, बुढ़ापा, ये किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराते हैं। नेक्स्ट है सर्वनाम। सर्वनाम परिभाषा देखते हैं इसकी। सबसे पहले संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो आपने देखा कि सर्वनाम किसे कहेंगे, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हीं को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप आदि। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले देखते पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, जिसमें मैं, हम, मेरा, हमारे, मुझे, ये स्वयं के लिए होते हैं। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में तुम, तू, आप, तुम्हें, आपने, ये सुनने वाला होता है। नेक्स्ट है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में वे, वह, ये, यह अन्य व्यक्ति के लिए होता है। बात करें निश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जो किसी निश्चित घटना, वस्तु, व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऐसे सर्वनामों को
निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं यह मेरी पुस्तक है, तो किसकी पुस्तक है? मेरी। ये निश्चित है, वे तुम्हारे आदमी है, तो इसमें निश्चितता को व्यक्त किया गया है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ गया तो क्या करेंगे, तो इसमें कोई आ गया, इसमें किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है। घी में कुछ मिला है, तो क्या मिला है घी में, इस बात का निश्चित नहीं है कि घी में क्या मिला है। तो जहाँ पर किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। जहाँ एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तुम विद्यालय कब जाओगे, तो कब, यहाँ तुम विद्यालय कब जाओगे, तो यहाँ जो प्रश्न करने के लिए जो प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम है, शब्द है, उनको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आया था, तो इसमें कौन शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं स्वयं समझ गया, तो मैं स्वयं समझ गया, मैं अपने कार्य स्वयं ही करता हूँ, तो ये निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिसमें वक्ता, लेखक या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आई होप कि आपको सर्वनाम समझ में आ गया है। नेक्स्ट है विशेषण और विशेष्य। विशेषण किसे कहेंगे? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि हरी घास, लंबा आदमी, काला कुत्ता, ये किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेष्य किसे कहेंगे? जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे कि मेरा भाई मोटा है, मैं गोरा हूँ, यहाँ इसमें मेरा भाई मोटा है तो इसमें मेरा विशेष्य है और मोटा इसकी विशेषण है, यानी कि ये इसकी विशेषता बताता है। मैं गोरा हूँ तो यहाँ मैं विशेष्य हो गया और हूँ गोरा है ये विशेषण हो गया। विशेषण के प्रकार आपको बता दें, विशेषण के कुछ प्रकार है वो इस प्रकार से है। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक, परिमाणवाचक, संज्ञावाचक, व्यक्तिवाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब हम एक एक को देखते हैं। गुणवाचक विशेषण वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण बताते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि मेरी भैंस काली है, तो यहाँ भैंस की विशेषता काली बताई गई है, तो यहाँ वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण की विशेषता बताते हैं। बात करें गुण, दोष, रंग, आकार, दिशा, अवस्था, स्थान इसमें सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण के बारे में जानकारी दी जाती है परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 1 लीटर दूध, थोड़ी दूर, और ये परिमाणवाचक सर्वनाम परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार निश्चय परिमाणवाचक और अनिश्चय परिमाणवाचक। निश्चय परिमाणवाचक विशेषण जहाँ परिमाण निश्चित हो, जैसे कि 3 लीटर, 2 लीटर, यहाँ पर निश्चित मात्रा है, निश्चित परिमाण है, तो इसको निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। वही बात करें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जहाँ पर परिमाण निश्चित न हो अर्थात अनिश्चित हो, जैसे कि कुछ दूर, कई लोग, यहाँ पर निश्चितता नहीं है। संख्यावाचक विशेषण वे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताई जाती है वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि प्रत्येक उंगली बराबर नहीं होती, यहाँ प्रत्येक है वो उंगली के लिए प्रयुक्त हुआ है। मैं अपनी पंक्ति में 5वां हूँ, यहाँ पर संख्या बताई जाती है, तो वे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताई जाती है वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। बात करें संख्यावाचक विशेषण के प्रकार की, तो संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो आपको बता दें निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसमें जहाँ पर संख्या निश्चित होती है, जैसे कि 10 लड़के, 25 कुर्सी। बात करें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जहाँ पर संख्या अनिश्चित होती है, जैसे कि कुछ मेहमान और कुछ लड़के। नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण।
ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यह घोड़ा मेरा है, उनका पेन मत छुओ। व्यक्तिवाचक विशेषण वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाए जाते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि मैं भारतीय हूँ, तो ये भारत से बना है भारतीय। तो वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाए जाते हैं वे व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है कारक। किसी कार्य को करने वाला अर्थात जो क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। तो आपने देखा इसकी परिभाषा, कारक की परिभाषा कि किसी कार्य को करने वाला अर्थात जो क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। जैसे कि वह पहाड़ों के बीच में है, सूरज किताब पढ़ता है। कारक के प्रकार, अर्थ के आधार पर कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अपादान कारक, अधिकरण और संबोधन। बात करें कर्ता कारक, जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह है वो ने होती है। जैसे कि उदाहरण में आपको पता चलेगा मेरे मित्र ने, तो ने इसकी विभक्ति होगी, ये कर्ता कारक हो गया। तो मेरे मित्र ने आज यह खाया था, मोहन ने आज गाड़ी चलाई थी, तो ने इसकी विभक्ति होगी। नेक्स्ट है कर्म कारक, वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में किसी की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है, क्रम कहलाता है। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह है वो को होती है। जैसे कि मोहन ने घोड़े को पानी पिलाया, तो को इसकी विभक्ति होगी। राम ने रावण को मारा, राहुल ने गीता को तमाचा मारा, माँ ने अपने बच्चे को दूध पिलाया। तो इसमें कर्म कारक की जो विभक्ति चिन्ह है वो को होती है। नेक्स्ट है करण कारक। करण कारक जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक के दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, जैसे कि से और के द्वारा। बात करें करण कारक की, तो जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक के दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, से और के द्वारा। जैसे कि उदाहरण से पता चलेगा कि राम ने मोहन से काम करवाया, राम ने रावण को बाण से मारा। नेक्स्ट कारक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान का अर्थ देना होता है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। वही बात करें संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह की, तो चिन्ह के लिए या को इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं। जैसे कि उदाहरण से पता चलेगा कि पापा गीत के लिए नई गाड़ी लेकर आओ, गीता के लिए नई गाड़ी लेकर आओ। श्याम ने राधा को गिफ्ट दिया, मम्मी राहुल के लिए खाना लेकर आओ। तो ये संप्रदान कारक के कुछ उदाहरण हैं। वही बात करें अपादान कारक। अपादान कारक जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से अलग होने का बोध हो वहाँ अपादान कारक होता है। नेक्स्ट अपादान कारक का भी जो विभक्ति चिन्ह है वो से होता है। जैसे कि राम बिल्डिंग से गिर गया, राधा के हाथ से रोटी गिर गई, यानी कि इसका जो प्रयोग होता है वो अलग होने के अर्थ में किया जाता है। नेक्स्ट संबंध कारक की बात करें तो संबंध कारक है संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की, ना, ने, नो, रा, रे, री आदि है। जैसे कि यह बाइक राम की है, रोहन का घर गांव में है, बच्चे का सिर दर्द कर रहा है, वह राम की बेटी है। तो इस प्रकार से ये संबंध कारक के उदाहरण हैं। वही बात करें अधिकरण कारक। अधिकरण कारक संज्ञा का वह रूप जिसे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें क्रिया के आधार का बोध होता है। इसकी विभक्ति में और पर होती है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है, ये इसकी पहचान है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। घर के अंदर दीपक जल रहे हैं, मेरा दोस्त कमरे के अंदर है, मछलियाँ पानी में
रहती है। तो ये इसके कुछ उदाहरण हैं। संबोधन कारक। संबोधन कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है, तो वह संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक के अरे, ए, अजी आदि विभक्ति चिन्ह होता है। इसका प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है, जैसे हे भगवान, हमारे साथ ऐसा क्यों किया, अरे तुम इतना बड़ा हो गया क्या। ये इसके कुछ उदाहरण हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको कारक समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट वाक्य की ओर, नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते। नेक्स्ट चैप्टर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इससे भी आपके प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो हम एक एक को करके आपको बताते हैं। सरल वाक्य किसे कहेंगे? इसे साधारण वाक्य भी कहेंगे। जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि मोहन हंसकर बोला, तुम पढ़कर सो जाना। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हो परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हो और परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहेंगे। ट्रिक है इसको पहचानने की। और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि आदि शब्द इसमें होते हैं। ये इसको पहचानने की आसान ट्रिक है। अगर जिस वाक्य में ये शब्द देखने को मिले तो वह संयुक्त वाक्य होता है। जैसे कि वह सुबह गया और शाम को लौट आया। उसने सुबह बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। ये इसके उदाहरण हैं। मिश्र वाक्य की बात करें तो मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे इसको पहचानने की जो ट्रिक है वो इस प्रकार से है कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि आदि शब्द जिस वाक्य में देखने को मिले वह मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे इसके उदाहरण, जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। जब भी विशाल ने जो मोबाइल खरीदा वह नया है। जब 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 धरती पर अधर्म बढ़ा है तब तब, यानी कि पैर वाले वाक्य जिस शब्द में होंगे, यानी कि पैर वाले शब्द जिस वाक्य में होंगे वह वाक्य भी मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे पैर वाले हैं जब जब, तब तब, जहाँ जहाँ, वहाँ वहाँ, तो ऐसे पैर वाले शब्द जिस वाक्य में भी होंगे वह वाक्य मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे ही बादल घिरे वैसे ही बिजली चमकने लगी, तो जैसे वैसे। तो ये इसके पहचानने की आसान सी ट्रिक है। आई होप कि दोस्तों आपको हर चैप्टर समझ में आ रहा है। अगर आपको एक बार देखने में नहीं आ रहा है समझ में, तो इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि इसके अलावा किसी अन्य वीडियो को आपको देखने की आवश्यकता नहीं हो और आपका हिंदी ग्रामर में कोई भी प्रश्न गलत न हो। अब कुछ हिंदी पत्र लेखन से संबंधित हम चैप्टर लेकर आए हैं। इससे भी आपके अधिकतर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम प्रत्येक पत्र लेखन के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से रूबरू कराएंगे। आपको हिंदी पत्र लेखन से संबंधित अन्य किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। पत्र लेखन, बात करते हैं पत्र लेखन की। पत्र लेखन किसे कहेंगे? पत्र लेखन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे से मिले बगैर ही अपनी भावनाओं को साझा कर सकते हैं। तो आपने देखा कि पत्र लेखन किसे कहेंगे। पत्र लेखन के मुख्य बिंदु इस प्रकार से है। पत्र लिखते समय पत्र संक्षिप्त, सरल, स्पष्ट व भाषा शुद्ध होनी चाहिए। ये आपको पत्र लिखते समय बिंदुओं को ध्यान में रखना होता है। पत्रों के प्रकार चलते हैं, पत्रों के प्रकार देखते हैं। औपचारिक पत्र, ये पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनके साथ कोई निजी या व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। उदाहरण, प्रार्थना पत्र, सरकारी पत्र, आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र, कार्यालयी पत्र। ये औपचारिक पत्र होते हैं। ये उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनके साथ कोई निजी या व्यक्तिगत संबंध नहीं होती है। अनौपचारिक पत्र की बात करें तो ऐसे पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं
जिनसे पारिवारिक या व्यक्तिगत संबंध हो, यानी कि उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे निजी या पारिवारिक या व्यक्तिगत संबंध हो। उदाहरण, अपने परिवारजनों को लिखे जाने वाले पत्र, रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले पत्र। बात करें अनौपचारिक पत्रों में निम्न पत्र आते हैं: बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, आमंत्रण पत्र आदि ऐसे पत्र हैं जो अनौपचारिक पत्रों में आते हैं। आई होप कि आपको पता चल गया होगा अनौपचारिक पत्र किसे कहेंगे और औपचारिक पत्र किसे कहेंगे। पत्रों का वर्गीकरण इस प्रकार से: सामान्य पत्र इन पत्रों के अंतर्गत पारिवारिक व सामाजिक पत्र आते हैं। वहीं बात करें कार्यालय पत्र, अलग अलग कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा प्रेषित किए जाने वाले पत्र कार्यालय पत्र कहलाते हैं। कार्यालय पत्र औपचारिक होते हैं। कार्यालय पत्रों के प्रकार देखते हैं। इससे प्रश्न आपके अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पत्र से संबंधित प्रश्न आपका इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी पत्र से संबंधित प्रश्न है वो आपका किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। सबसे पहले देखते हैं सरकारी पत्र, शासकीय पत्र भी कहते हैं। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच, दो अलग अलग राज्यों के मध्य या सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच जिन पत्रों का प्रयोग होता है उसे सरकारी पत्र या शासकीय पत्र कहते हैं। तो आई होप आपको शासकीय पत्र के बारे में समझ में आ गया कि ये ऐसे पत्र होते हैं जो केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच, दो अलग अलग राज्यों के मध्य या सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच जिन पत्रों का प्रयोग होता है उसे सरकारी पत्र या शासकीय पत्र कहते हैं। नोट है इस प्रकार से: सरकारी पत्र औपचारिक पत्र होता है, वह यह अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। सरकारी पत्र का जो नमूना है वो इस प्रकार से होता है: पत्रांक होता है वो राइट हैंड की तरफ होता है, प्रेषक, पदनाम, शासकीय पता और सेवा में लिखा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लिखने वाले का नाम नहीं होता है, उसका पदनाम ही होता है। नेक्स्ट है इसके नीचे प्रेषिती का नाम, उसका पदनाम, उसका पता। वहीं राइट हैंड की बात करें तो स्थान, दिनांक, फिर लेफ्ट हैंड में विषय लिखा जाता है, फिर महोदय से इसको स्टार्ट करते हैं, फिर इसकी जो वस्तु है, विषय वस्तु है, वो सब कुछ इसके अंदर लिखती जाती है। फिर अंत में नाम, पदनाम और संलग्न प्रतिलिपियाँ। तो इस प्रकार से इसका जो प्रारूप है वो आप देख सकते हो कि इसका प्रारूप किस प्रकार से शासकीय पत्र का, सरकारी पत्र है या शासकीय पत्र है, इसका प्रारूप आई होप कि आपको समझ में आ गया कि किस तरह क्या लिखा जाता है। नेक्स्ट है अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र की बात करें तो अर्ध सरकारी कार्यालयों में एक कर्मचारी किसी दूसरे कर्मचारी को कार्यालय कार्यों के लिए मित्रता भाव या आत्मीयता और व्यक्तित्वता प्रदर्शित करते हुए जो पत्र लिखता है उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। अर्ध सरकारी पत्र ऐसे पत्र होते हैं जो सरकारी कार्यालयों में एक कर्मचारी किसी दूसरे कर्मचारी को कार्यालय कार्यों के लिए मित्रता भाव या आत्मीयता और व्यक्तिगतता प्रदर्शित करते हैं। व्यक्तित्व भाव प्रदर्शित करते हैं जो पत्र लिखता है उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। अर्ध सरकारी पत्र की बात करें तो यह उत्तम पुरुष व मध्यम पुरुष शैली में लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र का जो प्रारूप है वो इस प्रकार से: प्रेषक का नाम, पदनाम, कार्यालय पता, दिनांक, विषय, प्रिय, श्री, आदरणीय। फिर इसकी जो अंतर्वस्तु है वो लिखी जाती है। फिर सादर, शुभचिंतक, प्रेषक का नाम, प्रेषिती का नाम, पदनाम, पता। तो आई होप कि आपको अर्ध सरकारी पत्र भी समझ में आ गया। इसके प्रारूप को भी आपने देखा कि इसका प्रारूप किस तरह से होता है। भाई विज्ञप्ति की बात करें तो किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा अपने किसी निर्णय, घोषणा, नीति, योजना इत्यादि से संबंधित व्यक्तियों, विभागों व आम जनता तक पहुंचाने के लिए जो सूचना पत्र जारी किया जाता है उसे विज्ञप्ति कहते हैं। यानी किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा अपने किसी निर्णय, घोषणा, नीति, योजना इत्यादि से संबंधित व्यक्तियों, विभागों, आम जनता तक पहुंचाने के लिए जो सूचना पत्र जारी किया जाता है उसे विज्ञप्ति कहते हैं। विज्ञप्ति का जो प्रारूप है वो आप देख सकते हो इस प्रकार से होगा। इसकी सबसे पहले ऊपरी पर संख्या, दिनांक, विज्ञप्ति,
हस्ताक्षर, नाम और पदनाम, ये इसका प्रारूप है। नेक्स्ट है प्रारूपण। प्रारूपण की बात करें तो प्रारूपण को लेखन, मसौदा या आलेखन व प्रालेखन भी कहते हैं। कार्यालय में बाहर से आए हुए किसी पत्र पर कार्यवाही समाप्त होने के बाद जो मसौदा तैयार किया जाता है या पत्रोत्तर में जो पत्र लिखा जाता है उसे प्रारूपण कहते हैं। यानी कि ये प्रारूपण है वो कार्यालय में बाहर से आए हुए किसी पत्र पर कार्यवाही समाप्त होने के बाद जो मसौदा तैयार किया जाता है या पत्रों का उत्तर में जो पत्र लिखा जाता है, पत्र प्राप्ति के बाद जो उसके उत्तर में जो पत्र लिखा जाता है उसे प्रारूपण कहते हैं। टिप्पणी कार्य का अंतिम सोपान प्रारूपण है। टिप्पणी है वो कार्य का अंतिम सोपान प्रारूपण है। प्रारूपण का जो नमूना है वो इस प्रकार से पत्रांक संख्या आएगी, प्रेषक का नाम, पदनाम, पता, सेवा में परिस्थिति का पद, विभाग, पता और नीचे विषय। महोदय से स्टार्ट करते हैं। प्रारंभ इसका महोदय से होता है, बहुधीय और नाम। तो इस प्रकार से इसका प्रारूप है। प्रेस विज्ञप्ति की बात करें तो प्रेस विज्ञप्ति सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस को जारी की गई सूचना को प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। प्रेस विज्ञप्ति है वो यथावत प्रकाशित की जाती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। प्रेस विज्ञप्ति का जो नमूना है वो आप देख सकते हो इस प्रकार से है। दिनांक, ना इसकी अंतर्वस्तुएं, फिर नाम, पदनाम और विभाग। नेक्स्ट है कार्यालय ज्ञापन। कार्यालय ज्ञापन की बात करें तो सरकारी कार्यालयों से ज्ञापित सूचना या आदेश को कार्यालय ज्ञापन कहते हैं। इसका प्रयोग केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के मध्य तथा सचिवालय के अलग अलग विभागों के मध्य होता है। कार्यालय ज्ञापन की बात करें तो कार्यालय ज्ञापन में महोदय, बहुधीय नहीं लिखा जाता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कार्यालय ज्ञापन में महोदय और बहुधीय लिखा जाता है या नहीं, तो इसका उत्तर होगा नहीं। कार्यालय ज्ञापन का जो नमूना है वो आप देख सकते हो। इसमें मंत्रालय, विभाग, कार्यालय का नाम, ज्ञापन संख्या, स्थान या दिनांक, कार्यालय ज्ञापन, इसकी अंतर्वस्तुएं, फिर अंत में इस देख सकते हो राइट हैंड की तरफ प्रेषक का नाम, पद, और लेफ्ट हैंड की साइड में प्रेषिति, उसका नाम, पदनाम, पता। तो इस प्रकार से इसका प्रारूप है। नेक्स्ट है टिप्पणी नोटिंग। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है, जिसे टिप्पण कहा जाता है। यानी कि किसी भी विचाराधीन पत्र या प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है जिसे टिप्पण कहा जाता है, नोटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है अधिसूचना, नोटिफिकेशन। सरकार की तरफ से राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से निर्गमित वह पत्र जिसे किसी अधिकृत सूचना, तत्संबंधी नियम, आदेश, नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति को लागू करने हेतु जारी किया जाता है। अधिसूचना किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित भी हो सकती है, किंतु इसका संबंध सामान्य जनता से होता है, इसलिए इसे राजकीय राजपत्र में अनिवार्यतः प्रकाशित किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि नोटिफिकेशन है वो राजकीय राजपत्र में अनिवार्य रूप से प्रकाशित किया जाता है। बात करें अधिसूचना की तो अधिसूचना किसी अधिनियम के अंतर्गत जारी की जाती है तथा अन्य पूर्व शैली में लिखी जाती है। अधिसूचना में प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है, यानी कि लिखने वाले का उल्लेख नहीं होता है। विषय, संबोधन तथा बहुधीय आदि शब्द भी नहीं होता है। बहुधीय के स्थान पर इसमें संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर और उसी के नीचे पदनाम लिखा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये इसी बातें ध्यान में रखनी होती है क्योंकि इससे ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं बात करें सर्कुलर परिपत्र की तो परिपत्र सरकारी पत्राचार का एक प्रकार है। वस्तुतः यह एक ऐसा पत्र है जिसके द्वारा एक ही सूचना, आदेश या अनुदेश से सभी संबंध व्यक्तियों, कार्यालय को एक साथ अवगत करा दी जाती है, इसे ही परिपत्र कहते हैं। ऐसे पत्र अनेक प्रतियों में तैयार की जाती है, इसलिए इसे गस्ती चिट्ठी या परिक्रमित पत्र कहा जाता है। विशेषता है इसकी, परिपत्र की दिशा सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ कार्यालय की ओर होती है। इसमें श्रम, समय एवं धन की बचत होती है। इसकी भाषा औपचारिक होती है तथा इन्हें राजभाषा में लिखा जाता है। बात करें परिपत्र में तो परिपत्र में संख्या उल्लेखित होती है, परंतु विभागीय होने के नाते संदर्भ, संबोधन तथा
उद्लेखन नहीं होता है। तो ऐसी आपको ध्यान में रखना है कि परिपत्र में संख्या उल्लेखित होती है परंतु विभागीय होने के नाते संदर्भ, संबोधन और अधोलेखन नहीं होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको पत्र लेखन समझ में आ गया है। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही नई जानकारी और नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें, आपको इसका पीडीएफ भी जल्दी अवेलेबल करा दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करें ताकि हम जल्द से जल्द आपके लिए उस टॉपिक का वीडियो लेकर आए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।